हेलो स्टूडेंट्स, एक मिनट स्क्रॉल करने से पहले से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सिर्फ एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपको पता है कि हमारे लैंडफॉर्म जो हैं हर जगह ये अलग अलग क्यों हैं? क्यों एक तरफ हम लोगों को माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ऐसे अगर इंडिया में चाहे तो देखिए एक तरफ आपको कश्मीर में माउंटेन्स देखने को मिलेंगे और वैसे ही नीचे आएंगे तो आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगी। अगर और नीचे भी चले जाएंगे तो आपको वैलीज भी दिखेंगी और कोस्टल एरियाज भी दिखेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्या आपको ये पता है कि ये लैंडफॉर्म जो है अलग अलग कैसे बने? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। This class 6 topic for geography. So today we are going to start with that. Okay. So as we all know that landforms are not the same everywhere. Okay. In some places there are mountains, and in some where we go down it is the plains, or we can say it are rivers also. And as we go down also there are oceans also. Okay. So why it is so there? Why the land is so uneven, or the land surface we can say it is uneven? Okay, so we are going to understand the reason. So first of all, understand this, that there is a continuous movement, that is movement of ground. Okay, means the ground we are standing, it is not same. Okay, means we can also say it is in motion, it is in continuous motion. Okay, आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वो एक ग्राउंड जो है एकदम एक रेस्ट पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ग्राउंड के अंदर हम लोग देखें तो ग्राउंड के अंदर एक कंटिन्यूस मोशन चल रहा है। ठीक है, द ग्राउंड इज कंटिन्यूसली इन मोशन। ओके, एंड दिस मोशन जो हम लोग कहते हैं कि मोशन चल रहा है, ये क्या चल रहा है? दो प्रोसेस जो चल रहा है। ठीक है, दे आर टू प्रोसेस। ठीक है, देखिए ग्राउंड सरफेस इज इन कंटिन्यूस मोशन। ठीक है, तो ग्राउंड सरफेस हम लोग का एक कंटिन्यूस मोशन में है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस मोशन में है तो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, व्हेन इट इज कंटिन्यूस मोशन तो मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, मूवमेंट्स इज टेकिंग प्लेस बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, सो मूवमेंट्स अर्थ ले रही है। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स क्या है? ये बहुत टाइप के हैं। ठीक है, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये मूवमेंट जो हो रही हैं, ठीक है, यही बनाती है हम लोग के लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अर्थ के अंदर एक जनरल फैक्ट की बात करें तो अर्थ के अंदर एक प्लेट्स हैं। ठीक है, प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स का रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जब प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स, वेरियस लैंडफॉर्म्स भी बन जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग इसमें समझें, ठीक है, दे आर बेसिकली टू प्रोसेस। ठीक है, फॉर मेकिंग अप द लैंडफॉर्म। We can say landform are a result of two processes. ठीक है, now what are those two processes? These are called internal process. Now what is internal process? Internal process are those processes which takes place beneath the earth's surface. Means upliftment and sinking of the earth's surface. Okay, upliftment and sinking of several places in the earth. Okay, of the earth's surface we can say it is an internal process. ठीक है, अब upliftment और sinking क्या होती है, इसको हम लोग और डिफाइन करें तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग भी आ सकती है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी जो अर्थ के अंदर जो होती हैं, ये सारी इसमें आ जाती है। सब इंटरनल प्रोसेस है। एंड नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नल प्रोसेस? एक्सटर्नल प्रोसेस मींस द डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। अब ये डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन लैंड सरफेस का जो है, लैंड का जो है, अर्थ का, वो अबव द लैंड मतलब आउटर पार्ट में हो रहा है। ये डिस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे कह सकते हैं? इसको हम लोग टर्म करते हैं एरोजन। व्हाट इज एरोजन? इट इज द वेयर एंड टेयर अवे ऑफ रॉक्स। ओके, द वेयर एंड टेयर अवे ऑफ रॉक्स इज मेनली कॉल्ड एरोजन। एंड व्हाट इज रीबिल्डिंग? रीबिल्डिंग हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। रीबिल्डिंग को हम लोग कहते हैं
डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या होता है, जितने भी जो रॉक्स हैं या फाइन पार्टिकल्स एंड स्लिट है जो बेसिकली जब एक तरह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो लैंड बना भी देते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं, यही प्रोसेस किसके थ्रू कैरी होते हैं, दे आर कैरीड बाई, these two processes are carried by water, air and wind भी हम लोग कह सकते हैं, आइस के थ्रू भी होते हैं, ठीक है। these two processes are carried on through the water, air and ice, ये है। अब लैंडफॉर्म्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और ये इन्हीं प्रोसेस से बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, मीन्स थ्रू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग और थ्रू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स और थ्रू एरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है। सो लैंडफॉर्म्स अगर हम लोग मेनली देखें, अगर क्लासेस के हिसाब से जो आपकी एनसीईआरटी में है, अगर उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करें तो लैंडफॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड या कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड स्लोप्स। हम लोग अभी जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम लोग जो लैंडफॉर्म्स कर रहे हैं, वो हम लोग हाइट के बेसिस पे और स्लोप्स के बेसिस पे ही कर रहे हैं। अभी आपके लिए क्लास 6 के हिसाब से इतना समझना से वो आपके लिए ज़रूरी है। आगे जब हम लोग फर्दर क्लासेस की स्टडी करेंगे, या क्लास 11 ज्योग्राफी और क्लास 10 ज्योग्राफी, तब हम लोग और डिटेल में इसको अंडरस्टूड करेंगे कि और किस तरह किन किन टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग हाइट एंड स्लोप्स के देखें क्लासिफिकेशन, तो नंबर फर्स्ट लैंडफॉर्म वी कैन से इज mountains. Now what do you call mountains? Mountains किसे कहते हैं, please tell me. Simple terms we can say mountain is natural elevation of earth surface। ये आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी यही डेफिनेशन है, तो आपको भी एक यही मैं यही लिख रहा हूँ और यही समझाएंगे, ठीक है। एंड इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है क्लासेस के हिसाब से, तो इसको समझते हैं। इज हायर देन सराउंडिंग एरिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस? एलिवेशन मतलब जो होता है ऊंचाई, ठीक है, यानी ये ऊंचाई, और नेचुरल एलिवेशन जो है यानी ये एलिवेशन नेचुरली हुआ है, ठीक है, यानी ये माउंटेन्स जो है, ये एलिवेशन जो माउंटेन्स का जो एलिवेशन है ये नेचुरल हुआ है, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। जैसा हम लोग कहा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, तो इंटरनल प्रोसेस में ये माउंटेन्स भी बने और एक्सटर्नल प्रोसेस से भी कुछ माउंटेन्स बने हैं, वो हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे तो देखेंगे अभी। तो नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से हायर है। व्हाट आर सराउंडिंग एरिया? सराउंडिंग एरिया हम लोग कह सकते हैं मीन सी लेवल, तो मीन सी लेवल से ये माउंटेन्स ऊंचे जाते हैं, ठीक है। सो इट इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया मीन्स हायर देन द मीन सी लेवल या एवरेज सी लेवल से हम ये जो है एरिया, ये माउंटेन जो एरिया है वो ऊपर ही आता है, ठीक है। वो कितना ऊपर जाता है? बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाता है, मतलब अगर माउंट एवरेस्ट देखें तो 8000 मीटर्स अबव द 8000 मीटर्स जो है अबव द सी लेवल है, ओके। सो ऑल्सो एक और बात समझे, सम आर परमानेंटली फ्रोजन, कुछ माउंटेन जो हैं, अब ऐसे हम लोग माउंटेन्स देखते हैं कि एक रग्ड टोपोग्राफी भी है, ठीक है, माउंटेन्स की, लेकिन कुछ माउंटेन्स हैं परमानेंटली फ्रोजन। सो व्हाट दोज परमानेंटली फ्रोजन माउंटेन्स आर कॉल्ड? देज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। सो permanently frozen mountains are called glaciers। ये ग्लेशियर्स कुछ हम लोगों को सीबेड में भी पाए जाते हैं। दीज ग्लेशियर्स लाई बिलो द सीबेड ऑल्सो, लाइक अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी तो उसमें ज़रूर ये देखा होगा कि जो टाइटैनिक शिप जो लड़ता है यानी जिससे टकराता है वो भी एक ग्लेशियर था, ठीक है। यानी ग्लेशियर का जो बेसिकली हिस्सा जो है, मतलब इट इज़ 10% ओनली अबव द अर्थ सर्फेस, 90% वो अबव द सी,
कि 10% इज अबव द सी मीन्स 10% ओनली इज विजिबल। अब 90% क्या है, इट इज बीनीथ द सी और बिलो द सी। ओके, तो ग्लेशियर बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर शिप्स के लिए। ओके, दे कैन प्रूव टू बी अ वेरी हैजार्डस एंड डेंजरस, ठीक है। सो मूविंग ऑन फर्दर, माउंटेन्स की क्या होती हैं बेसिकली, एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, इनकी स्टीप स्लोप होती हैं, कुछ की जेंटल स्लोप भी होती हैं और कुछ की हम लोग बेसिकली हम लोग कह सकते हैं स्टीप स्लोप भी होती है, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ माउंटेन इज नॉट अवेलेबल फॉर फार्मिंग। माउंटेन्स में कभी भी फार्मिंग नहीं हो सकती, ठीक है, ये एक फैक्ट है, मतलब क्लासेस के हिसाब से, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट एक याद रखिएगा हम लोग। अगर हम लोग माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप के माउंटेन्स आते हैं। एंड वन मोर थिंग, so the mountain which are in ranges means which are in parallel chains, ठीक है। so the mountain which are in line they are called ranges। mountains which lie in a chain or a line are called ranges। इनको हम लोग रेंजेस कहते हैं, ठीक है। अब रेंजेस में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज द हिमालयन रेंज। जो इंडिया में है अपनी हिमालयन रेंज, वो क्या है, एक चेन ऑफ माउंटेन ही है। माउंट एवरेस्ट उसका सिर्फ एक ही पार्ट है, ठीक है, बाकी और भी बहुत तरह के माउंटेन्स हैं, ओके, जिसको हम लोग टुगेदर हिमालय कहते हैं। गंगा जो है निकल ऑरिजिनेट होती है इन्हीं हिमालय से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर इज वन ऑफ द mountain of Himalayas, okay, so Himalaya is not a single mountain, it is a chain of mountain, or we can say it is a range of mountains, ठीक है। that's why we call as Himalayan ranges, not Himalaya mountain, okay। second is it is the Andes also and the Alps also। Andes mountain we can found in South America, South America में जो हम लोग को ये मिलते हैं। एंड एल्प्स जो है माउंटेन्स, ये जो रेंज है मतलब ये यूरोप में मिलती हैं, ओके। सो mountains can be classified 3 types। mountains can be classified in 3 types, okay। so number first is young fold mountain। now what is young fold mountains, okay। so young fold mountains are those mountains we can say which are formed due to the internal processes, okay, or we can say due to the external process, means from plate tectonic movements, okay, or we can say, ठीक है, these are very old mountains। मतलब सॉरी, यंग फोल्ड ना लिखे हम लोग, फोल्ड लिख रहे हैं, क्योंकि फोल्ड में यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स दोनों ही आ जाते हैं, ओके। सो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा ओल्ड भी माउंटेन्स इसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ये माउंटेन्स कैसे होते हैं, जब दो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जब हो रही हो, प्लेट मूवमेंट्स हो रही होती है, जब व्हेन प्लेट्स नियर द अर्थ सरफेस कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, देन दीज माउंटेन्स इमर्ज, ओके। सो वी कैन से फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन of tectonic plates। these mountains are formed due to the collision of tectonic plates, means जब भी tectonic plates आपस में टकराती हैं तो fold mountains निकल के आते हैं। the one of the best example we can have is Himalayas भी इसी का एग्जाम्पल है। and Himalayas are also young fold mountains, इसको हम लोग young fold mountain कहते हैं, ठीक है। मीन्स ये ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ये प्रोसेस जो चलता है, ठीक है, ये प्रोसेस टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये यंग फोल्ड जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं बहुत सालों में बनते हैं, मीन्स एक्सेसिव, दे टेक एक्सेसिव ईयर्स, ओके, फॉर इट्स फॉर्मेशन। वन ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स वी कैन टेक एग्जाम्पल एज अरावली रेंज। इट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन्स एंड इट इज ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। सो अरावली रेंज इज ऑल्सो
considered as a world oldest mountain ranges. Okay, so they are also formed due to this process only, means due to the collision of tectonic plates only. And Appalachian mountains also are example of it. Okay, Appalachian mountains are also example of it. Okay, so have you understood the fold mountains? What are fold mountains? Now let's move on to number second is we have block mountains. Okay, अच्छा एक और बात, ये जो फोल्ड माउंटेन्स मैंने पढ़ा है, ठीक है, दे हैव वेरी रग्ड relief, means they have their very rugged topography and they have conical peaks also. Okay, so when we take example of Himalayan mountains, okay, the Himalayas, you have seen they have very rugged topography. Okay, means the mountains are not in like a clear, okay, like clean surface or a clean plane. They have very rugged relief and also have a conical peaks, be it a Appalachian or the Himalayas or the Aravalli range. Okay, number second is block mountains. Now, how the block mountains are formed? Block mountains are formed when they are created when large areas are broken and displaced vertically. So when the large area, NCERT की definition, when the large areas are broken and displaced vertically, ठीक है, यानी vertically जो areas हैं, means large areas हैं, जब आपस में जब आप ये जो हैं टकराए आपस में, ठीक है, तो टकराए तो एक हिस्सा ऊपर चला गया और एक नीचे रह गया, ठीक है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. तो इम्बैलेंस ये क्या प्रोड्यूस करा, इसी ने ब्लॉक माउंटेन्स को प्रोड्यूस किया. ओके, तो एक हिस्सा ऊपर हो गया और एक हिस्सा नीचे हो गया. सो uplifted part, the uplifted part is called the horst and the downward parts, the downward block is called Garben. The downward part is called Garben. Okay, the best example we can have is the Rhine Valley. Okay, I think it is in Germany. Okay, and the Great Rift Valley is also example of we can say block mountains, and the Vindhya ranges. Okay, the Vindhya ranges are the best example of it. Vindhya ranges भी ऐसे ही डेवलप हुए, ठीक है, ब्लॉक्स माउंटेन्स के एग्जाम्पल है. एंड देयर माउंटेन इन यूएस है वॉस गेजेस, आई थिंक वॉस गेजेस माउंटेन्स, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है. सो मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन. It is called volcanic mountains. They are called volcanic mountains. Okay, volcanic mountains are formed due to volcanic activities. Okay, so the best example we can take is Mount Kilimanjaro. Sorry, Mount Kilimanjaro is in Africa. Yes, Mount Kilimanjaro, it is not in Japan. Okay, it is in Africa. Mount Kilimanjaro, Mount Fujiyama also, it is in Japan. So Mount Fujiyama and Mount Kilimanjaro are the best example of volcanic mountains, means they are formed due to the volcanic activities. Okay, क्या होता है, जब लावा जो है, जब अंदर भी हम लोगों को ऐसा सिर्फ लगता है कि अंदर ही जो है डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन बाहर भी डिसरप्शन होता है. तो जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, यानी दैट टेक प्लेस इनसाइड दैट, तो जब लावा जो बाहर आता है, ठीक है, तो ये भी माउंटेन्स बना देता है, ठीक है, और ये कुछ हद तक प्लेटूज भी बनाता है. जब हम लोग प्लेटूज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, जो हम लोग को सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है डेक्कन प्लेटू, ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी का ही पार्ट है, ठीक है, वॉल्केनिक डिसरप्शन से ही ये फॉर्म हुए हैं प्लेटूज. ओके,
यानी बहुत सालों तक वॉल्केनिक इरप्शन होते रहे और तब जाके एक प्लेटू बन गया। तो वैसे ही वॉल्केनिक माउंटेन्स में भी यही है, ठीक है। और अभी भी शायद माउंट फुजियामा अभी भी एक्टिव वॉल्केनो में ही कंसिडर किया जाता है। ओके, मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रप्शन होते हैं। वॉल्केनोज भी हम लोग जब क्लास 7 में आएंगे, जब हम लोग वॉल्केनोज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। एक्टिव वॉल्केनोज जिसमें जो अभी भी बहुत एक्टिव है, ठीक है। शायद आई थिंक लास्ट ईयर या उससे पहले शायद एक वॉल्केनो डिस्ट्रप्शन हुआ था, ओके, बहुत डेंजरस हुआ था, ठीक है। और एक्सटेंट वॉल्केनो मीन्स जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं पूरी तरीके से। और डोरमेट माने कभी एरप्शन हुआ था लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से एकदम बैठ चुके हैं, ओके, मतलब अब एरप्शन नहीं होता उनमें, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें, ठीक है, ये माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स ये लैंडफॉर्म तो है लेकिन ये लैंडफॉर्म क्या हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स इनकी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन हैबिटेशन या ह्यूमन लाइफ के लिए, ओके। सी जितने भी नेचुरल चीज़ है, मीन्स ऑल ऑफ विच आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है, दे आर सम वॉट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। वो ह्यूमन लाइफ के लिए कहीं ना कहीं से बेनिफिट करती हैं, ठीक है। अगर ये हो या एक पेड़ भी हो, ठीक है, चाहे इसका कोई यूज ना हो, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को बेनिफिट करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओके। यहाँ तक कि बहुत डेंजरस फ्लावर या प्लांट भी हो जैसे वीनस टाइप फ्लाई टाइप भी हो, लेकिन वो भी एक ह्यूमन लाइफ को बेनिफिट करता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ओके। तो हम लोग अगर इंपॉर्टेंस देखें इसकी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, okay, first we can look as mountain served as a storehouse of water. The very first function mountain serves as, it acts as a storehouse for water, means in simple terms अगर हम लोग देखें like the rivers, ठीक है, रिवर्स कहाँ से फ्लो होती हैं, ग्लेशियर से। और ग्लेशियर का सोर्स क्या है, मतलब ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, ग्लेशियर्स इन्हीं माउंटेन्स में ही लोकेटेड हैं, ठीक है, ओके। सो रिवर्स ये ग्लेशियर्स में ही लोकेटेड हैं, जैसे कि गंगा जो फ्लो होती है, मैंने बताया भी कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो एक गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये भी ये माउंटेन्स में ही लोकेटेड। तो इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर वाटर और रिवर्स ऑल्सो, ओके। सो rivers originate from these glacier mountains, okay। दूसरा अगर हम लोग देखें यही कि वाटर कैन बी सर्व्ड एज, मतलब द वाटर विच फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, ओके, दे इज यूजफुल फॉर इरिगेशन, ठीक है। द वाटर कैन बी यूज्ड क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर से जो भी वाटर निकलेगा या जो बहेगा वो फ्रेश वाटर है। जैसे अगर गंगा एक एज ए फ्रेश वाटर ही है, ठीक है। वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है, यही वाटर, ठीक है। बहुत सारे मेजर यानी डैम्स क्रिएशन भी इन्हीं पे, जिसमें भी रिवर्स में डैम जितने भी बनते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी यही होता है, ठीक है। जैसे अगर कानपुर में भी देखा जाए तो गंगा बैराज पे जो डैम है, ठीक है, तो कैसे बना, ठीक है, तो वो क्या करता है, मतलब उसका यूज़ क्या है, यही कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करता है, ठीक है। और भी अगर माउंटेन रीजन्स में वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम लोगों के बन रहे हैं, ठीक है, टोलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट हैं और वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स भी, ठीक है, जितने भी बन रहे हैं तो ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मदद करते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है माउंटेनियस रीजन्स में भी। माउंटेनियस रीजन्स में अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग भी नहीं करी जा सकती इतनी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लैंड है नहीं, प्लेन लैंड है नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी प्लेन यानी जब हम लोग हिल से, माउंटेन से जो हम लोग धीमे धीमे अगर नीचे आए, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाई जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जरिए लाई जाएगी, क्योंकि प्लेन्स में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है माइनिंग के जरिए भी और भी अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन माउंटेन्स में कैसे हो सकती है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के जरिए हो सकती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है द माउंटेन्स, ठीक है, प्रोवाइड
फॉडर फ्यूल्स गम्स रेजिन, ये सारे नेचुरल जितने भी चीज़ है ये माउंटेन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टिम्बर जो हो गए, ठीक है, और अदर वेरियस वुड्स हो गए, प्लाईवुड जितने भी हैं, जो हम लोगों को माउंटेन से और माउंटेन ट्री से ही मिलते हैं, ठीक है। माउंटेन्स प्रूव टू बी अ गुड फ्लोरा एंड फौना, गुड सोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ओके। द माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी, ठीक है, इनके पास बहुत ही माउंटेन्स में बहुत रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है, ठीक है। लाइक महोबा, टीक, साल, ठीक है, ये सारे जो इतने भी ट्रीज हैं, ठीक है, ये सारे माउंटेन्स में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्नीचर मेकिंग और भी मेडिसिनल यूज़ के लिए भी ये सारे माउंटेन्स के जो ट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद माउंटेन जो है एक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट भी है एक, ऐसा आजकल लोग जा ही रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट में भी, ठीक है। तो माउंटेन्स एज ए आइडल साइट फॉर टूरिस्ट, ठीक है, आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट भी हम लोग कह सकते हैं। सो आई थिंक 4 पॉइंट्स आपके लिए इनफ है समझने के लिए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स की, माउंटेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एक ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हाँ, माउंटेन्स में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं, मतलब इतनी पॉपुलेशन माउंटेनियस रीजन्स पे या माउंटेन्स में हम लोग नहीं बसा सकते, ठीक है, लेकिन माउंटेन्स भी बहुत तरह से प्रूव, यानी दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, ओके। लाइक जितने भी हम लोगों ने शॉर्ट में समझे कि वाटर ऑरिजिनेशन, यानी वाटर ऑरिजिनेट भी यहीं से होते हैं, यानी रिवर्स के लिए, ठीक है, तो रिवर्स जब ऑरिजिनेट होंगी तो वो प्लेन्स तक आएंगे, ठीक है, तो प्लेन्स के लिए भी वो बेनिफिशियल प्रूव होंगी, ओके। उसके बाद water can be used for irrigation also in generating hydroelectricity, means water from the mountains, the water from the mountains, okay। उसके बाद mountains provide fodder fuels gums resin and other, ठीक है, and rich variety of flora and fauna, rich variety of flora and fauna भी found होती है। उसके बाद hydroelectric site for tourist also, okay। So I think I have completed for mountains। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग I think इसको भी नहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग के दो बाकी के बचे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वो दोनों कवर करेंगे, ठीक है। सो माउंटेन्स थोड़ा सा वैसे ही बड़ा था और प्लेन्स भी आई थिंक बड़ा ही होगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल गई और माउंटेन्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं और माउंटेन्स किसको कहते हैं, ठीक है, ये भी पता लगी। अच्छा, एक और फन फैक्ट बताना चाहूँगा, मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा, कि हम लोगों को लगता है कि शायद माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, लाइक इट इज़ 8688 मीटर्स, लाइक समथिंग लाइक दैट उसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। लेकिन मौना किया एक और माउंटेन है, माउंटेन कॉल्ड मौना किया, इट इज़ इन जापान ओनली, ओके। सो मौना किया हैज़ द हाइएस्ट हाइट, ओके, इट इज़ अप्रॉक्स 10,000 or above 10,000 we can say, ठीक है। So Mauna Kea is the highest mountain, but why can't we say it is the highest peak in the world? Okay, because this mountain is under sea। ये माउंटेन जो है अंडर सी है, ठीक है। सो अंडर सी तो मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे अगर माउंट एवरेस्ट पे तो ट्रैकिंग की जा सकती है, लेकिन अगर मौना किया पे नहीं की जा सकती क्योंकि वो अंडर सी है, ठीक है। तो अभी उसको हाईएस्ट एक माउंटेन्स या डिस्कवर वो प्रूव नहीं किया गया, ठीक है, कि ये हाईएस्ट माउंटेन है, कि ठीक है, अभी इसको दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। हालांकि है ये इन टर्म्स ऑफ द हाइट, मौना किया इज द हाईएस्ट माउंटेन, ओके, बट अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट स्टिल कंसिडर टू बी द हाईएस्ट माउंटेन एंड नॉट मौना किया, ओके। So I think I have done for today, okay। So the next time we'll continue with the plateaus and plains, okay। So thank you for watching this video, and if you have any doubt then let me know in the comment section also, okay, I'll clarify your doubt also, okay। So thank you very much।